जी फिर आता हूं अमलेंदु जी। एक बड़ा थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल आपके पास लेके आ रहा हूं कि कल इंटरव्यू देते हैं शरद पवार साहब अदानी के मामले पे और कहीं ना कहीं जेपीसी से पिंड छुड़ाने की कोशिश करते हैं। दूसरों की छुड़ाएं ना छुड़ाएं लेकिन अपना वो तो छुड़ाने की कोशिश कर ही रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है जैसा वो कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज जब राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, जो हम 2 बार दिखा चुके आप लोगों के सामने, जिसमें अडानी को फिर से लेके आ रहे हैं सामने, तो क्या यहां एक मैसेज देने की कोशिश राहुल गांधी ने शरद पवार को भी की है कि आप मानिए ना मानिए लेकिन मैं वहीं पर हूं जहां से मैंने बात 7 फरवरी 2023 को संसद के अंदर जहां शुरुआत की थी, जिसकी परिणति यह है कि मुझे आज संसद से बाहर कर दिया गया। अब 22 तारीख तक उनको घर भी छोड़ना है, मतलब घर से भी बाहर होना होगा। क्या ये एक मैसेज देने की कोशिश न सिर्फ शरद पवार को, उन दूसरे नेताओं को भी कि आप हमारे साथ रहें ना रहें, लेकिन ये मामला बहुत बड़ा है और अदानी के मामले पर मैं अडिग हूं, मैं यहां पर कोट कर रहा हूं राहुल गांधी के लिए। देखिए, शरद पवार के बयान के ऊपर जो संजय राउत ने जो कहा है उसकी बात एक तरफ छोड़ दी जाए, इसलिए कि वो यही कहेंगे कि विपक्षी एकता पर इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम शरद पवार जी का ये जो बयान है, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि ये बयान ऐसे जंक्चर पर, ऐसे इस बिंदु पर उनका ये बयान जो है, मैं उसको थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण और अवांछनीय मानता हूं। उसके 1-2 कारण है। इस कारण क्या हो, उसके पहले मैं आपको शरद पवार की स्थिति जो है उसके बारे में छोटा सा आपको एक पुराना ऐतिहासिक संदर्भ ये देना चाहता हूं कि 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलेना में भेजा गया कैद करके, क्योंकि वो युद्ध हार गए थे, तो उन्होंने कहते हैं कि बहुत दिनों तक अपने सम्राट की पोशाक को उतारा ही नहीं था, वो काफी गंदी हो गई थी, खराब हो रही थी। तो उनको जब कहा गया भाई कि देखिए आपको नई पोशाक पहननी चाहिए, तो उन्होंने कहा देखिए ये पोशाक जो है जितनी भी गंदी हो गई है, फट गई है, लेकिन ये एक सम्राट की पोशाक है और मैं आपके नए कपड़ों को पहनूंगा तो एक कैदी की पोशाक होगी, मैं इस पोशाक को नहीं पहन सकता और मैं सम्राट की ही पोशाक को पहन कर रखूंगा। शरद पवार की जो स्थिति है, क्योंकि महाराष्ट्र में राजनीति करते हुए मैंने शरद पवार जी के काम को बड़े नजदीक से देखा है और मैंने उनकी विश्वसनीयता को हमेशा संदेहास्पद दृष्टि से देखा है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। उनका आप अगर 50 साल 60 साल की जो राजनीतिक उनका जो करियर है उसमें आप देखें, सबसे पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने मेंटर यशवंतराव चौहान को ही धोखा देकर वो मुख्यमंत्री बने थे। अवांछनीय इसलिए कि ऐसी अनेक चीजें जो उन्होंने की जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी बार जो उन्होंने नरसिम्हा राव के साथ प्रधानमंत्री बनने का जो कंपटीशन किया, याद कीजिए जब इनकी मृत्यु हो गई थी राजीव गांधी की, और नरसिम्हा राव जिस समय बने थे उस समय बड़ी भागदौड़ थी कि कौन प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने नरसिम्हा राव ने उनको पछाड़ दिया था। शायद इसको और बहुत लोग पुष्ट कर सकते हैं कि एक वो किसी व्यवसायी के, बहुत बड़े कारोबारी के हवाई जहाज में बैठ के पहले पहुंच गए थे दिल्ली और शायद माखनलाल पोतेदार ने उनको प्रधानमंत्री बनवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, वगैरह वगैरह। तीसरी चीज आप याद कीजिए, भारतीय लोकतंत्र का सबसे बुरा टर्निंग पॉइंट जो है वो शरद पवार ने तब क्रिएट किया जब उन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का जो मामला उठाया था। उसके बाद अंततः वो उस कैबिनेट में दोनों बार शामिल हुए, एक बार रक्षा मंत्री बने, एक बार कृषि मंत्री बने। तो हम क्यों न माने कि शरद पवार बहुत सारे मौकों पर अवांछनीय बातें करते हैं। अब अगर हम दूसरी बात पे आए कि वो कहते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई और किसानों का मुद्दा ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो क्या इसके मूल में वाकई अदानी और अंबानी जैसे लोगों का राइज, जो उत्थान है, जो मोदी ने क्रिएट किया है, क्या उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या महंगाई और बेरोजगारी की बात को आप आज अंबानी और अदानी को माइनस करके कह सकते हैं? नहीं कह सकते। उसका बिल्कुल दोनों का रिलेशन है। तो इस तरीके से, और सबसे बड़ी बात यह है कि शरद पवार को है, चाहे देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में आप देखिए नेतृत्व विकास 2 तरीके से होता है। शहरी इलाकों में जो गणेशोत्सव होते हैं उससे शहरी विकास, शहर के जो नेतृत्व विकास होता है वो उससे होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाए तो कोऑपरेटिव जो सेक्टर है उसने बहुत सारे नेता दिए हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, जिसमें शरद पवार खुद हैं। लेकिन शरद पवार जैसे जैसे आगे बढ़ते गए
वो कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रतिनिधि बन गए हैं। वो इस समय जो बोल रहे हैं, अदानी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इसलिए मैं उसको अनफॉर्चुनेट मानता हूं कि ये सारी लड़ाई आज जो है वो कहां पर केंद्रित है, वो अदानी के खिलाफ ही तो केंद्रित है। और तीसरी बात, और जो हम ये कह रहे हैं, क्यों मैं चाहता हूं कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जेपीसी में इसकी जेपीसी जांच ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो भारत के लोकतंत्र की जीत होगी अगर जेपीसी गठित हो जाए। भाई जेपीसी में तो हमेशा ही सत्ता पक्ष का बहुमत रहा है। ऐसी कौन सी जेपीसी बनी होगी भारत में जिसमें बहुमत जो है सत्ता पक्ष का ना होगा? सत्ता पक्ष हमेशा रहेगा। लेकिन इसके बाद भी अगर जेपीसी बनाने में विपक्ष जो है, या राहुल गांधी है या जो कांग्रेस है, वो सफल हो जाती है, तो आप ये सोचिए कि प्रतिरोध की जो राजनीति है उसको कितनी बड़ी ताकत मिलेगी। ये मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि जेपीसी की बजाय इसकी जांच जो है कोई कोर्ट करे। उससे भी और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये होगा कि ये मामला कहीं विदेश में तय हो। विदेश में ही अगर सब कुछ तय होना है तो हमारी संप्रभुता का क्या होगा, हमारी अपने लोकतंत्र का क्या होगा, हमारी संसद कैसे अप्रासंगिक हो जाए। मैं तो आज भी अगर कहा जाए कि ये तीनों मामले में कहां पे तय होना चाहिए, तो मैं इंटरनेशनल कोर्ट को नकार दूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट को नकार दूंगा, और मैं कहूंगा चाहे हारे, लेकिन जेपीसी में ही बात इसलिए उठनी चाहिए कि राहुल गांधी का जो पूरा का पूरा संघर्ष है, कांग्रेस का पूरा संघर्ष है, कुछ विपक्षी दलों का संघर्ष है, हमारे जैसे सारे पत्रकारों का जो चाहते हैं कि इसकी जांच हो, अगर कोर्ट से होना है तो जनता की ताकत कहां गई? जनता की ताकत तब साबित होगी सीमित क्षमता के साथ, कम विपक्षी दल के साथ, कमजोर विपक्षी दलों के साथ, कि अगर जेपीसी की मांग मान ली जाए। तो शरद पवार के इस बयान को मैं बिल्कुल अपनी, हालांकि मेरी कोई ऐसी वो बात नहीं है कि मैं शरद पवार के बयान को कुछ इतने बड़ी इस पर कहूं, लेकिन मैं उसे डिफर करता हूं। वो ये कह रहे हैं कि इसके लिए हंगामा करने की क्या जरूरत है। ये हंगामा आज देश की सबसे बड़ी लड़ाई है, जेपीसी में ही होना चाहिए, संसद में होना चाहिए। वो जेपीसी न बने इसीलिए तो ये सारे नाटक हो रहे हैं। इसीलिए जो है संसद में कामकाज नहीं होने दिया सत्ता दल ने, इसीलिए राहुल गांधी की सदस्यता को उन्हें निलंबित किया गया, इसीलिए उनका बंगला तक जो खाली कराया जा रहा है उसके पीछे अदानी ही है। और अदानी की ये जो बात वो कह रहे हैं कि अदानी के दरअसल वो एक तरह से मैं कहूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि उद्योग पूरे के पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर का वो बचाव कर रहे हैं। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि ये बड़ा अवांछनीय और दुर्भाग्यजनक है। ये मेरा एक अलग से विचार हो सकता है, और इसका विपक्षी एकता पे असर पड़े या ना पड़े ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। राजीव जी जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन जेपीसी के साथ में एक कहें तो एक ऐसी चीज जुड़ी हुई है। दो जेपीसी के बारे में तो जहां तक ध्यान आ रहा है, एक राजीव गांधी के समय बोफोर्स के मामले में जेपीसी, और दूसरा इधर अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जेपीसी, और दोनों जेपीसी गठन के बाद दोनों सरकारें चली गई थी। तो कहीं डर ये